नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं डॉक्टर विनी शर्मा आपके सामने फिर उपस्थित हुई हूँ एक दल के प्रभुत्व के दौर को लेकर के। यह हमारा इस पाठ का अंतिम वीडियो है। इसमें हम पढ़ेंगे विपक्षी पार्टियों का उद्भव। विपक्षी पार्टियों का उद्भव किस प्रकार से हुआ और विपक्षी पार्टियों का क्या महत्व था उस समय, हम इस पर चर्चा करेंगे। बच्चों, जैसा कि हमने ऊपर देखा कि भारत में विपक्षी पार्टियां नहीं थी, लेकिन बच्चों चुनाव परिणामों की चर्चा में हमारे सामने कांग्रेस के अलावा भी अन्य पार्टियों के नाम भी आए। हमने विभिन्न पार्टियों के नामों के बारे में भी चर्चा इसके अंदर की थी। बहुदलीय लोकतंत्र वाले अन्य अनेक देशों की तुलना में उस वक्त भी भारत में बहुविध और जीवंत विपक्षी पार्टियां उस समय मौजूद थी। आप देख सकते हैं बच्चों, एक ये पेड़ के ऊपर किस प्रकार से कांग्रेस प्रणाली या कांग्रेस दल के जो है विभिन्न सदस्य यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये विपक्षी पार्टी अपोजिशन पार्टी किस प्रकार से इसे गिराने का प्रयास कर रही है। देखिए, रस्साकसी 29 अगस्त 1954 इस कार्टून में सरकार और विपक्षी दल की ताकत की तुलना की गई है और कार्टून में दर्शाए गए पेड़ पर नेहरू और उनके कैबिनेट सहयोगी भी बैठे हुए हैं और पेड़ के नीचे विपक्षी नेता A.K. गोपालन, आचार्य कृपलानी, N.C. चटर्जी, श्रीकांत नायर, सरदार हुकुम सिंह को दिखाया गया है और विपक्षी नेता पेड़ को गिराने की कोशिश निरंतर कर रहे हैं। तो बच्चों, ऐसा नहीं है कि उस समय विपक्षी पार्टियां जीवंत नहीं थी। उस समय भी बहुत सारी जीवंत विपक्षी पार्टियां मौजूद थी उस समय भी। इनमें से कई पार्टियां 1952 के आम चुनावों से कहीं पहले ही बन चुकी थी और इसमें से कुछ 60 और 70 के दशक में देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लग गई थी। आज की लगभग सभी गैर कांग्रेसी पार्टियों की जड़ें 1950 के दशक की किसी न किसी विपक्षी पार्टी में खोजी जा सकती हैं। बच्चों, 1950 के दशक में इन सभी विपक्षी दलों को लोकसभा और विधानसभा में कहने भर का प्रतिनिधित्व मिला था। फिर भी इन दलों की मौजूदगी ने हमारी शासन व्यवस्था के लोकतांत्रिक चरित्र को बनाए रखा और निर्णायक भूमिका भी इन्होंने अदा की थी। बच्चों, इन दलों ने कांग्रेस पार्टी की नीतियों और व्यवहारों को सुनिश्चित आलोचना भी की थी। बच्चों, जैसा कि हमें पता है कि लोकतांत्रिक स्वरूप के रूप में एक सत्तारूढ़ दल के साथ साथ एक विपक्षी पार्टी की भी अहम भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसलिए इस लोकतांत्रिक चरित्र को बनाए रखने के लिए विपक्षी पार्टी ने अपनी भूमिका हर संभव हर पहलू पर दर्शाने का प्रयास किया। इस आलोचना में सिद्धांतों का बल होता था। विपक्षी दलों ने शासक दल पर अंकुश रखा और बहुधा इन दलों के कारण कांग्रेस पार्टी के भीतर शक्ति संतुलन बदला और इन दलों ने लोकतांत्रिक राजनीतिक विकल्प की संभावना को जीवित रखा और ऐसा करने के इन दलों ने व्यवस्थाजन्य रोष को लोकतंत्र विरोधी बनने से रोका और इन दलों ने ऐसे नेता तैयार किए जिन्होंने आगे के समय में हमारे देश की तस्वीर को संवारने में अहम भूमिका निभाई। देखो बच्चों, हमने पिछले वीडियो में स्वतंत्र पार्टी के बारे में भी चर्चा की थी और इससे पहले जनसंघ के बारे में भी हमने चर्चा की थी और विभिन्न पार्टियों के बारे में हम चर्चा करते आ रहे हैं। इसके बाद हम ये देख सकते हैं कि विपक्षी पार्टियां भी उस समय सत्तारूढ़ दल कांग्रेस दल के साथ साथ विपक्षी पार्टियां भी अपनी अहम भूमिका दर्ज कर रही थी। शुरुआती सालों में कांग्रेस और विपक्षी दलों के नेताओं के बीच पारस्परिक सम्मान का गहरा भाव था और स्वतंत्रता की उद्घोषणा के बाद अंतरिम सरकार ने देश का शासन संभाल लिया था और इसके मंत्रिमंडल में डॉक्टर अंबेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे विपक्षी नेता शामिल थे। नेहरू अक्सर सोशलिस्ट पार्टी के प्रति अपने प्यार का इजहार भी कर रहे थे। उन्होंने जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी नेताओं को सरकार में शामिल होने का न्योता दिया और अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी से इस किस्म का निजी रिश्ता और उसके प्रति सम्मान का भाव दलगत प्रतिस्पर्धा के तेज होने के बाद लगातार कम होता गया। इस तरह अपने देश में लोकतांत्रिक राजनीति का पहला दौर एकदम अनूठा था और राष्ट्रीय आंदोलन का चरित्र समावेशी था और इसकी अगुवाई कांग्रेस ने ही की थी। राष्ट्रीय आंदोलन के इस चरित्र के कारण कांग्रेस की तरफ विभिन्न समूह, वर्ग और हितों के लोग
हुए और सार्वजनिक विचारधारात्मक रूप से कांग्रेस एक व्यापक गठबंधन के रूप में उभरी। आजादी की लड़ाई में कांग्रेस ने मुख्य भूमिका निभाई थी और इस कारण कांग्रेस की दूसरी पार्टियां जो थी वो अपेक्षाकृत बढ़त प्राप्त कर रही थी। सत्ता प्राप्त करने की लालसा रखने वाला हर व्यक्ति हर हित समूह को अपने अंदर समाहित करने की कांग्रेस की क्षमता जैसे जैसे घट रही थी, वैसे वैसे दूसरे जो राजनीतिक दल हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका महत्व बढ़ता जा रहा था। और इस तरह कांग्रेस का प्रभुत्व देश की राजनीति के सिर्फ एक दौर में ही रहा। और इस किताब के आगे के हिस्सों में हम देखेंगे कि देश की राजनीति के अन्य दौर की हम चर्चा करेंगे और उसमें जानेंगे कि किस प्रकार से कांग्रेस के प्रभुत्व का जो दौर था वो धीरे धीरे कम होता हुआ चला गया। तो बच्चों, इसमें हम देखें सबसे पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनका जीवन काल 1901 से 1953 तक का। हिंदू महासभा के नेता रहे और भारतीय जनसंघ के संस्थापक। स्वतंत्रता के बाद नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में मंत्री बने रहे और पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर अपने मतभेदों के चलते 1950 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया। संविधान सभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य कश्मीर की स्वायत्तता देने के खिलाफ कश्मीर नीति पर जनसंघ के प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार और हिरासत में इनकी मौत हो गई। यह भी देखिए बच्चों कि फणीश्वर नाथ रेणु जी ने क्या लिखा है। चलो चलो सभा देखने चलो। सोशलिस्ट पार्टी की सभा की खबर संथाल टोली को विशेष रूप से आलोड़ित किया है। गांव में अस्पताल खुलने की खुशखबरी की कोई खास प्रतिक्रिया संथालों पर नहीं, लेकिन यह सभा जमीन जोतने वालों की। जमीन किसकी? जोतने वालों की। तो जोतेगा वह बोएगा, तो जो बोएगा वह काटेगा, कमाने वाला खाएगा। इसके चलते जो कुछ हो कालीचरण समझा रहा है। दो भैंस की लड़ाई में दूब के सिर आफत। कांग्रेस और सुशलिंग अपने से लड़ रहा है। दोनों अपना अपना मेंबर बनना चाहता है। चक्की के दो पार्ट में गरीब लोग ही पीस जाएंगे। गरीब पीसे नहीं जाएंगे, गरीबों की भलाई होगी। और एक पार्टी रहने से काम नहीं होता। जब दो दलों में मुकाबला और हिडिस होता है तो फायदा पब्लिक का होता है। जिला कांग्रेस ऑफिस में जुल्म हो रहा है। जिला कांग्रेस की सभापति का चुनाव होने वाला है। 4 उम्मीदवार हैं, दो असल और 2 कम असल। राजपूत भूमिहार में मुकाबला है। जिले भर के सेठों और जमींदारों की मोटर लारियां दौड़ रही हैं और एक दूसरे के गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। कटिहार काटन मिल वाले सेठ जी भूमिहार पार्टी में हैं और फारबिसंग जूट मिलने वाले राजपूतों की ओर। पैसे को तमाशा कोई यहाँ आकर देखिए। फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास मैला आंचल के कुछ ये अंश हैं बच्चों। इस उपन्यास की कथा भूमि पूर्वोत्तर बिहार का पूर्णिमा जिला है और कथा काल स्वतंत्रता के बाद का वर्ष है, जिसमें विभिन्न परिस्थितियों को इसमें दर्शाया गया है और किस प्रकार से यह पार्टियों के द्वारा या दलों के द्वारा अपने हितों को साधते हुए इन सभी चीजों को इसमें दर्शाने का प्रयास किया गया है। तो इसके साथ ही बच्चों इसमें आप ये कोटेशन और देखिए। कांग्रेस के सदस्य टंडन के निर्वाचन को सरकार या कांग्रेस में मेरी मौजूदगी से ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं। फिर कांग्रेस और सरकार के भीतर मैं पूरी तरह अप्रासंगिक हो चुका हूं। कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर टंडन की जीत के बाद राजा जी को लिखे गए एक पत्र में नेहरू जी ने का ये वक्तव्य है। बच्चों, इसके साथ ही हमने ये देखा कि विपक्षी पार्टियों का भी बहुत ही महत्व था और विभिन्न रचनात्मक कार्यों को लोकतांत्रिक राजनीति में विभिन्न रचनात्मक कार्यों को करने के लिए विपक्षी पार्टियों की अहम भूमिका रहती है। इसके साथ ही बच्चों अब हम इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सही विकल्प को चुनकर आपको खाली जगह को भरना है। इसमें देखिए 1952 के पहले आम चुनाव में लोकसभा के साथ साथ डैश के लिए भी चुनाव कराए गए थे। भारत के राष्ट्रपति पद, राज्यसभा और प्रधानमंत्री। तो आप बताइए किसके लिए सबसे पहले चुनाव कराए गए थे? आपको इसमें उत्तर देना है और इसका सही उत्तर है राज्य विधानसभा। इसके बाद डैश लोकसभा के पहले आम चुनाव में 16 सीटें जीतकर दूसरे स्थान पर रही। कौन सी पार्टी रही? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय जनसंघ, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या भारतीय जनता पार्टी। तो सबसे 16 सीटें जीतकर दूसरे स्थान पर कौन सी पार्टी रही? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी रही। इसके बाद बच्चों डैश
स्वतंत्र पार्टी का एक निर्देशक सिद्धांत था कामगार तबके का हित, रियासतों का बचाव, राज्य के नियंत्रण से मुक्त अर्थव्यवस्था, संघ के भीतर राज्यों की स्वायत्ता। तो इसमें आपको क्या बताना है, आप बताइए। राज्य के नियंत्रण से मुक्त अर्थव्यवस्था। इसके बाद यहाँ दो सूचियां दी गई हैं, इनमें आपस में मेल करना है। इसके अंतर्गत मेल करते हुए आपको ये बताना है कि कौन सी पार्टी का कौन सा नेता है। इसमें एस.एम. डांगे जो है किसके, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं वो है भारतीय जनसंघ के, मीनू मसानी हैं वो है स्वतंत्र पार्टी की, और अशोक मेहता हैं प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के। इसके बाद बच्चों एकल पार्टी के प्रभुत्व के बारे में यहाँ 4 बयान लिखे गए हैं, प्रत्येक के आगे सही या गलत का चिन्ह लगाना है आपको। सबसे पहले आता है विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव एकल पार्टी प्रभुत्व का कारण था। तो यह आप बताइए आप सही है कि गलत, यह इसमें उत्तर आएगा सही। जनमत की कमजोरी के कारण एक पार्टी का प्रभुत्व कायम हुआ, ये इसका बताइए आप। जनमत की कमजोरी के कारण एक पार्टी का प्रभुत्व कायम हुआ, नहीं, यह गलत उत्तर है, गलत कथन है। फिर तीसरा आता है गै एकल पार्टी प्रभुत्व का संबंध राष्ट्र के औपनिवेशिक अतीत से है, बताइए इसमें सही है या गलत। ये सही है, एकल पार्टी प्रभुत्व का संबंध राष्ट्र के औपनिवेशिक अतीत से ही रहा है। घ एकल पार्टी प्रभुत्व से देश में लोकतांत्रिक आदर्शों के अभाव की झलक मिलती है, बताइए एकल पार्टी प्रभुत्व से देश के लोकतांत्रिक आदर्शों के अभाव की झलक मिलती है, गलत। इसका ये जो कथन है वो गलत है। इसके बाद बच्चों आता है अगर चौथा प्रश्न, अगर पहले आम चुनाव के बाद भारतीय जनसंघ अथवा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी होती तो किन मामलों में इस सरकार ने अलग नीति अपनाई होती। इन दोनों दलों द्वारा अपनाई गई नीतियों के बीच में 3 अंतरों का आपको उल्लेख करना है। 3 अंतर इसमें बताने हैं, भारतीय जनसंघ और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो भारतीय जनसंघ जो है वो पाकिस्तान, जनसंघ पाकिस्तान को भारत में मिलाने का प्रयास करता है, और कम्युनिस्ट पार्टी पाकिस्तान के स्वतंत्र स्वरूप को बनाने का प्रयास करती है। और भारतीय जनसंघ जो है अल्पसंख्यकों को दी जाने वाली रियायतों को समाप्त कर देना चाहता है, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इन रियायतों को जारी रखती है। और भारतीय जनसंघ आणविक हथियार बनाने का प्रयास करता है, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है, कम्युनिस्ट पार्टी इस प्रकार का कोई प्रयास नहीं करती है। इस प्रकार से आपको इसके उत्तर देना है। उसके बाद अब बात आती है कांग्रेस किन अर्थों में एक विचारधारात्मक गठबंधन थी। तो कांग्रेस में मौजूदा विभिन्न विचारधारात्मक उपस्थितियों का उल्लेख करना है आपको। तो किस प्रकार से विचारधारात्मक गठबंधन थी, जैसे कि हमने इस अध्याय में हमने पढ़ा था कि कांग्रेस के अंदर नरमपंथी, गरमपंथी, दक्षिणपंथी, वामपंथी, क्रांतिकारी, शांतिवादी, कंजर्वेटिव पार्टी के, रेडिकल, ये विभिन्न विचारधाराओं के लोग इसमें समाहित थे। इनके विचार और मूल्य सभी के अलग अलग थे, तो इन सभी को आपको इसके अंतर्गत बताना है। इसके बाद आता है क्या एकल पार्टी प्रभुत्व की प्रणाली को भारतीय राजनीति के लोकतांत्रिक चरित्र पर खराब असर हुआ है। क्या मतलब कि क्या एकल पार्टी प्रभुत्व की प्रणाली का भारतीय राजनीति के लोकतांत्रिक चरित्र पर खराब असर हुआ है। आपको ये बताना है कि यह कथन सही है या गलत है, और इसका स्पष्टीकरण भी आपको देना है। फिर 7वां प्रश्न आता है समाजवादी दल और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में आपको 3 अंतर बताने हैं, और इसी तरह भारतीय जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी के बीच के 3 अंतरों का उल्लेख भी आपको करना है। जैसे कि समाजवादी दल है, समाजवादी दल लोकतांत्रिक समाजवाद में विश्वास करता है, और कम्युनिस्ट पार्टी क्रांतिकारी समाजवाद में विश्वास करती है। इसी प्रकार से समाजवादी दल कांग्रेस की बड़ी आलोचना करता है, और कम्युनिस्ट पार्टी जो है कांग्रेस की भी कड़ी आलोचना से बचती है। और समाजवादी दल जो है उदारवादी नेता अधिक थे इसके अंतर्गत, और कम्युनिस्ट पार्टी में क्रांतिकारी नेता अधिक थे। और इसी के साथ हम भारतीय जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी में भी 3 अंतर करके बता सकते हैं कि जनसंघ जो है एक देश, एक संस्कृति तथा एक राष्ट्र के पक्ष में थी, और स्वतंत्र पार्टी जो है इस प्रकार के विचार के पक्ष में नहीं थी। और भारतीय जनसंघ जो है भारत और पाकिस्तान को मिलाकर अखंड भारत बनाने का पक्ष में थी, और स्वतंत्र पार्टी इस प्रकार के अखंड भारत के व्यवहार में
नहीं मानती थी। और जनसंघ जो है आणविक हथियार बनाने के पक्षधर थे, और स्वतंत्र पार्टी जो है आणविक हथियारों को की अपेक्षा अपने विकास पर ज्यादा अधिक जोर देती थी। इसी प्रकार से बच्चों, भारत और मैक्सिको दोनों ही देश में एक खास समय तक एक पार्टी का प्रभुत्व रहा। बताएं कि मैक्सिको में स्थापित एक पार्टी का प्रभुत्व कैसे भारत के एक पार्टी के प्रभुत्व से अलग था। तो आपको इसको समझाना है कि किस प्रकार से भारत और मैक्सिको में, दोनों देशों में एक खास समय के में एक ही दल का प्रभुत्व था, परंतु दोनों देशों में एक दल के प्रभुत्व के स्वरूप मौलिक अंतर भी था। जहां भारत में लोकतांत्रिक आधार पर एक दल का प्रभुत्व था, वहीं पर ही मैक्सिको में एक दल की तानाशाही भी थी और लोगों को अपने विचार रखने का भी अधिकार नहीं था। जिस प्रकार से हमने ऊपर पढ़ा था कि मैक्सिको जो है वहां पे एक दल का प्रभुत्व था, वहां पे एक दल के प्रभुत्व के कारण वहां पे किसी भी प्रकार से कोई भी अपने विचारों को रखने में भी असमर्थ था। लेकिन हमारे भारतीय लोकतांत्रिक स्वरूप में भारत में एक दल का प्रभुत्व था, लेकिन अपने विचारों को रखने का पूरा उन्हें मौका दिया जाता था। तो बच्चों, अब नवा प्रश्न आता है, भारत का एक राजनीतिक नक्शा लीजिए जिसमें राज्यों की सीमाएं दिखाई गई हों और उसमें निम्नलिखित चिन्हित करना है। 1952 और 67 के दौरान कांग्रेस सत्ता में नहीं थी। किन दो राज्यों में? दो राज्य जहां इस पूरी अवधि में कांग्रेस सत्ता में थी। तो इसमें आपको इसका उत्तर देना है। ऐसे दो राज्य जहां 1952 और 1967 के दौरान कांग्रेस सत्ता में नहीं थी, वो राज्य थे केरल और जम्मू कश्मीर। और ऐसे दो राज्य जहां इस पूरी अवधि में कांग्रेस सत्ता में रही, ऐसे राज्य थे पंजाब और उत्तर प्रदेश। तो आपको इन दो कै और ख प्रश्न को जो है आपको मैप में इंगित करना है। अब निम्नलिखित अवतरण दिया गया है, इसको पढ़कर इस आधार पर पूछे गए प्रश्नों को भी उत्तर देने हैं आपको। कांग्रेस के संगठनकर्ता पटेल कांग्रेस को दूसरे राजनीतिक समूह से निसंग रहकर उसे एक सर्वांगसम तथा अनुशासित राजनीतिक पार्टी बनाना चाहते थे। वे चाहते थे कि कांग्रेस सबको समेटकर चलने वाला स्वभाव छोड़े और अनुशासित कॉडर से युक्त एक संगठित पार्टी के रूप में उभरे। यथार्थवादी होने के कारण पटेल व्यापकता की जगह अनुशासन को ज्यादा तरजीह देते थे, और अगर आंदोलन को चलाते चले जाने के बारे में गांधी जी के ख्याल हद से ज्यादा रोमानी थे, तो कांग्रेस को किसी एक विचारधारा पर चलने वाले अनुशासित तथा धुरंधर राजनीतिक पार्टी के रूप में बदलने की पटेल की धारणा भी उसी तरह कांग्रेस की उस समन्वयवादी भूमिका को पकड़ पाने में चूक गई, और जिसे कांग्रेस को आने वाले दशकों में निभाना था। तो ये आपको एक अवतरण दिया गया है, इसके आधार ये रजनी कुठारी ने दिया है ये अवतरण। इस अवतरण के आधार पर आपको इसका इन दो प्रश्नों का उत्तर देना है कि लेखक क्यों सोच रहा है कि कांग्रेस को एक सर्वांग सम तथा अनुशासित पार्टी नहीं होना चाहिए। दूसरा, शुरुआती सालों में कांग्रेस द्वारा निभाई गई समन्वयवादी भूमिका के कुछ उदाहरण भी आपको इसमें बताने हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से एक एक्टिविटी है, इसमें खुद करें खुद समझे। 1952 के बाद से अब तक आपके राज्य में जितने भी चुनाव हुए हैं और सरकारें बनी हैं, उनका आप एक चार्ट तैयार कर लीजिए, और इस चार्ट में निम्नलिखित शीर्षक रखे जा सकते हैं: चुनाव का वर्ष, जीतने वाले दल, नाम, शासक दल और दलों के नाम, और मुख्यमंत्री। तो आप इसको आप खुद करेंगे, खुद समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से किस दल का प्रभुत्व कैसे, किन मापदंडों के आधार पर, किन एजेंटों के आधार पर, किन विचारों के आधार पर, किन मूल्यों के आधार पर स्थापित हुआ, और किस आधार पर वह सरकार सत्ता में रही, और किस प्रकार से वह सत्ता से गिरी और नए दल को मौका मिला। इस प्रकार से आप इनका मूल्यांकन, सर्वेक्षण और आलोचनात्मक परीक्षण कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ विद्यार्थियों, आपको एक दल के प्रभुत्व का दौर विस्तृत रूप से आपको समझ में आया होगा, और यह अध्याय आपके प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम नेक्स्ट लेसन के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।